इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। देश भर में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्राओं की धूम। देहरादून में सीएम धामी ने निकाली तिरंगा यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिया यात्रा में भाग। वैश्विक मंच पर बढ़ी भारत की ताकत। तिलरोदेली जयंती पर 49 महिलाओं का देहरादून में हुआ सम्मान। 14 महिलाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किया गया सम्मानित विजेताओं को मिले 51,000 रुपए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का देवभूमि दौरा। मंदिर संपत्ति चोरी पर खड़गे का हमला। खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पीएम से की सदन में जवाब की मांग। 24वीं उत्तराखंड शूटिंग चैंपियनशिप का हुआ समापन। 2000 से ज्यादा निशानेबाजों ने लिया हिस्सा। राज्य खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सहारनपुर में बिडवी गांव के शिव कश्यप ने कांवड़ यात्रा में रचा इतिहास। हरिद्वार से लाए 201 लीटर गंगा जल। भक्ति और मेहनत की दिखी अनोखी मिसाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। जहां राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तिरंगा यात्रा युवाओं के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। करेंगे भाइयों बहनों, आज हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान, एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। आज का भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहता है। आज जहां भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, वहीं भारत आज डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, या हमारी स्वदेशी में टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत आज आत्मनिर्भर भारत की नई पटकथा लिख रहा है। आज हम केवल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है तो उसका एक मजबूत आधार उसकी सेना होती है। और भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक रही है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना का मनोबल और सामर्थ्य पहले से कहीं और अधिक मजबूत हुआ है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगाम हमले के बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कोई ताकत हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखेगा, कोई दुनिया का कोई दुश्मन, हम उसे उसके घर में जवाब देंगे। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में रहकर देश के प्रतीकों, महापुरुषों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने कहा कि भारत में रहकर देश के प्रतीकों, महापुरुषों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान अब स्वीकार नहीं हो सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान और देश की एकता के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया। हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का,
हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी 10 एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी 10 एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। देहरादून में वीरांगना तीलू रौतेली के जन्म दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री रेखा आर्या ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 14 महिलाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया। दरअसल सभी पुरस्कार विजेताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा 51 हजार रुपए की सम्मान राशि डीबीटी के जरिए खातों में वितरित की गई। जहां मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सम्मानित महिलाएं प्रदेश की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीलू रौतेली पुरस्कार की राशि 51 से बढ़ाकर 75,000 और आंगनबाड़ी पुरस्कार की राशि 51 से बढ़ाकर 61,000 रुपए करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के देवभूमि दौरे से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां रुद्रपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मंदिर की संपत्ति चोरी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने आरोप लगाया कि मंदिर के अंदर रखे सोने, चांदी, गहने और अन्य संपत्ति की चोरी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सदन में आकर इस मामले पर जवाब देने की मांग की। खड़गे ने कहा कि मंदिर का ट्रस्ट प्रधानमंत्री की ओर से गठित किया गया है और मंदिर में उद्घाटन से लेकर पूजा और ध्वजारोहण तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी रही। हमने तो ये मुद्दा सबसे पहले उठाया और ये जो टेम्पल चोरी नहीं, टेम्पल के अंदर जो संपत्ति है उसकी चोरी, और वो चोरी वहाँ के गहने, वहाँ की चांदी, वहाँ का सोना, वहाँ के पैसे, वहाँ के सोने के ईंट, चांदी के सोने के रामचरित्र मानस के जो वहाँ पर उन्होंने किताब बनवाई थी, ये सारी चीजें उठा लेना, ये वहाँ के देखरेख करने वाले ही किए हैं। और वो देखरेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया? उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की? उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे? उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया? उसने किया। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो, क्यों ऐसा हुआ, कौन से कैरेक्टर के लोगों को आपने अपने ट्रस्ट में डाले। हम पूछना चाहते हैं, आप क्यों डर रहे? समझ में नहीं आ रहा। आप आओ, रिप्लाई दो, ये चोरी नहीं हुई। मैंने उनको कहा कि निकाल के रखो हिफाजत से, वक्त पे जब काम आएगा तब यूज करेंगे। क्या प्रधानमंत्री ने बोला?
कौन बोले, ये जरा सोचने की बात है ना। और लोग जो राम मंदिर या राम के विश्वास करने वाले जो लोग हैं, वो लोग तो परेशान हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा को धक्का लगा है। जब उनके आस्था को धक्का लगता है, वो किसी का नहीं मानते, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे और कुछ भी हो। उनके धर्म के आस्था के ऊपर अगर चोट आती है तो हर आदमी उठ खड़ा होता है, प्रश्न पूछता है। तो वैसा यहाँ पर भी हमने उनके मुद्दों को, जनता के मुद्दों को हमने उठाया, और जो लोग आस्था से लड़ रहे हैं पूछने के लिए, और उनकी अपेक्षा भी ये रहती है कि कम से कम ये चोरी का मुद्दा अपोजिशन पार्टी को उठा के लड़ना चाहिए, ये उनकी अपेक्षा होती है। देहरादून के पौंधा स्थित राणा इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग स्पोर्ट्स में 24वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का समापन हुआ, जहां प्रतियोगिता में 2000 से ज्यादा निशानबाजों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। दरअसल 2 से 8 अगस्त तक आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए निशानेबाजों ने अलग अलग शूटिंग स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जहां महान निशानेबाज स्वर्गीय जसपाल राणा की स्मृति में आयोजित इस चैंपियनशिप में युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जसपाल राणा में शूटिंग के क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का सपना देखा था। अब इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी युवा निशानेबाजों के कंधों पर है। सहारनपुर के बिडवी गांव के शिव भक्त शिवा कश्यप ने कावड़ यात्रा में भक्ति और मेहनत की अनोखी मिसाल पेश की है। बता दें, शिवा कश्यप हरिद्वार से 201 लीटर गंगा जल लेकर अपने गांव पहुंचे, जिसके बाद उनकी खूब चर्चा हो रही है। इतनी बड़ी मात्रा में गंगा जल लाना उनके लिए आस्था के साथ साथ शारीरिक मेहनत की भी बड़ी उपलब्धि है। शिव भक्त की इस यात्रा को लोग भक्ति और समर्पण की मिसाल बता रहे हैं। देखिए, सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा की एक खास रिपोर्ट। तो कावड़ आपने काफ़ी सारी देखी होंगी, लेकिन सहारनपुर के अंदर एक कावड़ ऐसी भी आई जिसमें 56 किलो का व्यक्ति 201 लीटर गंगा जल लेकर के आ रहा है हरिद्वार से। सीधी बात करेंगे, सीधी बात चलेंगे। हरिद्वार से बिडवी का सफ़र है, सहारनपुर में पड़ता है बिडवी, यूपी 11 सहारनपुर लिखा हुआ है, और शिवा कश्यप जो है ये कावड़ लेकर के आ रहा है। आपका नाम भाई साहब? शिवा जी, मेरा नाम ही है शिवा। शिवा भाई साहब, कितना वजन होगा आप में? जी, मेरे में तो 55-56 के लगभग था। जब मैं घर से चला था तो अपने वजन तोल के चला था, 55-56 के लगभग था। अच्छा, अब आप कितना गंगा जल लेकर के जो है अपने बिडवी गांव तक पहुंच रहे हैं? जी, अभी तक तो 201 लीटर जल है जी, जो अपने गांव में पहुंच रहे हैं लेकर। अच्छा, हाँ जी। तो ये कैसे बना, मतलब कि कौन सी कावड़ आपकी, कौन सी कावड़ लेकर आ रहे हैं आप? जी, ये कावड़ मेरी 5वीं है। अच्छा। हाँ जी, इससे पिछले साल में लेकर आया था 101 लीटर जल। स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? स्टार्टिंग 1 लीटर से करी थी। 1 लीटर से? जी। तो आज 201 लीटर हो गया, तो कैसा लग रहा है? मतलब हर बार प्लस ही बढ़ता आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, ये बात ये देखेगा, हरिद्वार में से आप आए हैं और यूपी में आकर के योगी की व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? योगी की व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है जी अपने यूपी में, अपने सहारनपुर में। इसलिए हम बहुत जल्दी आया है उत्तराखंड से कि अपने यूपी में अपना खाने पीने की सुविधा भी बहुत अच्छी है, और शरीर की मालिश वगैरह, दवाई वगैरह भी बहुत अच्छा है यहाँ पे मिलता है जी। कोई दिक्कत नहीं है अपने यूपी में, सब कुछ सही है जी, बहुत अच्छा है। तो 200 लीटर किसी आपने मन्नत मांगी थी या किस प्रकार से आप 200 लीटर लेकर के आए? जी, मन्नत तो कुछ नहीं मांगी थी, बस महादेव की कृपा है। बस महादेव से यही बोल रखा है कि हमारे माँ बाप खुश रहे, हमारे माँ बाप की लंबी उम्र रखे जी, बस यही है जी। इसीलिए कावड़ ला रहे हैं? हाँ जी, इसलिए। साथी भी हैं भाई, क्या नाम है आपका? अंकुश जी। क्या नाम जी? अंकुश। अंकुश जी, कैसे आप भी इनका साथ निभा रहे हैं? हाँ जी, शुरू से लेकर भैया के साथ में है। तो ऐसा नहीं लगा कि 201 लीटर ज़्यादा हो गया? पहली बार गया था हरिद्वार, वैसे तो घूमने के लिए जाते हैं, जल लेने के भैया के साथ कोई महसूस नहीं दिया। 2-4 पुल के से बड़े गाँव में, और यूपी सरकार ने बहुत व्यवस्था कर रखी, माननीय मुख्यमंत्री के बहुत आभारी है। अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं है कहीं भी, पूरी यूपी में व्यवस्था अच्छी है। एक चीज़ और बताइएगा, इसमें आपने ये 4 कैन इधर है, 4 कैन इधर, कितना लीटर भरा हुआ है? जी, 25-25 लीटर है इनमें, 8 कैन में 25-25 लीटर है। 1 किलो फालतू है, 26 है एक में 1 किलो फालतू है, यानी 201 लीटर आप लेकर के जा रहे हैं। तो अभी तक इतनी कावड़ तो कोई नहीं आई, आपकी पहली बार कावड़ है, और 56 किलो के आप खुद हैं जी। सारा 56 के थे, अब तो होंगे भी नहीं 56 के। नहीं जी, मैं घर से तोल के निकला था 56 तो नहीं होंगे, अब तो कम हाँ, बस अब नहीं हो गया, अब तो घट का होगा, 2-4 किलो और घट का होगा। इतना वजन कैसे देखा उठाने के लिए, कहाँ से शक्ति आई है इतनी?
बस जी महादेव की कृपा है जी, बस उठा रहे हैं महादेव, लेकर चल रहे हैं हमारे साथ महादेव है जो हमें गाँव तक सही सलामत पहुंचा देंगे और उनका जल भी जाएगा सही सलामत। तो अभी कितना चलते हैं एक दिन में आप? बस जी एक दिन में यही 4-5 की लपेट चलते हैं जी। अच्छा, रात को चलते हैं? हाँ जी, रात को भी चलते हैं, दिन में भी चलते हैं। रात 11 पूरी रात हो जाती चलते। सॉरी 11 किलोमीटर दूर चले रात। तो देखिएगा ये फिलहाल अभी कावड़ है और इस कावड़ के अंदर जो है 25-25 लीटर की कैने हैं ये। उसके बाद में कुछ इसमें भी वजन होगा, तो 201 लीटर के करीब की कैन जो लेकर के गंगा जल लेकर के ये सहारनपुर में अभी प्रवेश कर चुके हैं और सहारनपुर के रहने वाले पीडीपी में ये अपने गाँव के अंदर पहुँचेंगे। मसूरी नगर पालिका टाउन हॉल में हरियाली तीज का उत्सव लोक संस्कृति और सियासत के रंग में रंगा नजर आया, जहां भाजपा महिला मोर्चा के आयोजन में महिलाओं ने झुमैलो, लोकगीत और सामूहिक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं मंच से भाजपा नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला जोशी ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने गणेश जोशी के मसूरी में किए गए कार्यों का हवाला देते हुए 2027 में उनकी जीत का दावा भी किया। पार्टी महिला मोर्चे के नेतृत्व में मसूरी मंडल में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है तीज का। मैं बधाई देना चाहूँगी अपने महिला मोर्चे की अध्यक्ष जसोदा शर्मा जी को, उनके पूरी टीम को, कि उनके नेतृत्व में जो ये आज भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय मंत्री जी मसूरी विधानसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका जो उनके प्रति जो बहनों का जो प्यार है वो प्यार आज यहाँ पे दिख रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि माननीय मंत्री जी आम कार्यकर्ता के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आम जनता के लिए जिस तरीके से उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनके काम के लिए 24 घंटे मैदान में उतरे रहते हैं, ये भीड़ आज की जो ये भीड़ है ये उसी बात को इंगित करती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आज ये तीज का पर्व है, आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे मसूरी शहरवासियों को तीज का शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो ये बहनों का जो ये प्यार है भारतीय जनता पार्टी का प्यार। आज हमारे मसूरी मंडल महिला मोर्चा द्वारा आयोजित तीज के कार्यक्रम में हमारी बहन बहुत ही कर्मठ जशोदा शर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभाग करने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले तो सभी प्रदेश के बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और ये त्यौहार आप सबके जीवन में हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ लाए और हर्षोल्लास के साथ आप इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये हरियाली तीज हमारे प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है और भगवान भोलेनाथ और पार्वती के असीम प्रेम का प्रतीक है। तो मैं सबको बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हर साल हम लोग तीज का प्रोग्राम मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं और हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। अब टाउन हॉल का हॉल भी छोटा पड़ रहा है, मुझे लग रहा है। आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप सामने देख रहे हैं और ये हमारी बहनों का प्यार है। जब भी बुलाते हैं, जब भी मसूरी में कोई प्रोग्राम होता है तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और हमारी अध्यक्षा भी जसोदा शर्मा जी ने और मीरा जी ने बहुत मेहनत की है। सबको बुलाना, सबको इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है और उसमें वो सफल हुए हैं और हमेशा रहते हैं। बिकॉज कुछ भी कहता रहे, आप धरातल में देखेंगे कि जोशी जी का कहने की जरूरत नहीं है। जोशी जी का जो दिन दुना मतलब काम करने की उसमें उतनी कोई कमी नहीं है। वो कहता रहे, कोई भी कुछ कहता रहे, वो कभी कोई वो नहीं करते, ना रिएक्ट करते, अपना काम करते रहते हैं। तो इसलिए फिर सभी को लगता है कि मतलब जोशी जी जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता है। जितना काम वो करते हैं, 2-2 चक्कर 3-3 चक्कर देहरादून से मसूरी पहुँच जाते हैं, कोई बहुत आसान काम नहीं है। और जोशी जी की विधानसभा जो आज लोग बात कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप देखो एक कोना बकवानी खा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसी कम, एक वहाँ पहुँचते हैं, एक कोना आप मसूरी क्रॉस करना है, मतलब हर जगह एक सहजधारा है। और आपदाओं के टाइम में आपदा भी आती रहती है, आपको पता है, सड़क, बिजली, पानी सब चलता रहता है। इसमें विपक्ष का कुछ काम तो है नहीं, वो कुछ करके तो दिखा नहीं सकते, बस काम की चाहिए करते रहते हैं। काम करने में जोशी जी अभी मतलब 15 साल हो गए, आपने भी देखा उनका काम, आगे ही है, पीछे गए, बिल्कुल 101% पूरी उम्मीद है हमें। खबर
खबर हरिद्वार से है, जहां सड़कोल के रिहायशी क्षेत्र में कंपनी के संचालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कंपनी में काम करने वाले वर्करों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में कंपनी प्रबंधन की जवाबदेही और संबंधित विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि मजदूर अपनी मेहनत की कमाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। सवाल है कि क्या संबंधित विभाग को मामले की जानकारी है, और अगर है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिलहाल मामले में विभागीय जांच और कार्रवाई का इंतजार है। वहीं मामले में कंपनी के कर्मचारी ने हमारे संवाददाता से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए। अच्छा, जो कंपनी, क्या मामला था आपका? जो कंपनी में काम कर रहे थे, कुछ पैसे के लेके लेने को, क्या मामला था? सर, वो हम कंपनी से ही कल गए, उसके बाद ये पैसे दिया नहीं। कौन सी कंपनी है? कंपनी का तो नाम बोर्ड हटा दिए यहाँ से। बोर्ड था तो क्या नाम था कंपनी का? इनका मालिक का नाम है भाटिया। कितने महीने काम किया आपने? मैंने 3-4 महीने काम किया, 2 महीने का सैलरी दे दिया, तीसरे में हम चले गए घर। उसके बाद आए तो पैसा मांगे, तो पैसा घर से मांगने लगे, तो इसने मना कर दिया कि आओगे तो देंगे, आओगे तो देंगे। आए तो इनके पापा बोलने लगे कि अब पैसा जो दे दिया, अब नहीं मिलेगा। तो कंपनी में क्या कोई ठेकेदारी व्यक्ति थी या कंपनी? नहीं, ये ठेकेदारी नहीं चलता है इनका, ठेकेदारी कंपनी में भी चलता है, मतलब ये अपने तरफ से काम करवाते हैं, ठेकेदारी नहीं चलती। तो क्या आपको कंपनी से निकालने के बजाय कोई नोटिस भी जारी किया गया था? नहीं, नोटिस नहीं जारी किया। तो अब पैसे को क्या कह रहे हैं देने के लिए? आप उनके पास पैसे लेने गए थे? आप पैसे लेने गया था मैं पिछले महीने, तो इन्हें मना कर दिया कि भाई पैसे जो दे दिया, अब नहीं मिलने का। कितने पैसे हैं आपके? अब मेरे पैसा 12,000 है। तो देने के लिए क्या कह रहे हैं आप? अब मना कर रहे हैं कि अब ना देने का। 6-7। तो क्या आपने किसी कोई आला अधिकारी से संपर्क किया आपने? नहीं किया अभी तक। तो क्या कोई दबाव भी बनाया जा रहा है पैसे को? दबाव बनाया जा रहा है, जो बोलते हैं कि जो करना है कर लो। कौन कहता है? उसका बाप बोलता है। क्या नाम है उनका? भाटिया। हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाए गए कांवड़ शिविर का विधिवत उद्घाटन हुआ। बता दें, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी दिया। शिविर में कांवड़ियों के ठहरने, भोजन, पेयजल समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। नरेंद्र कश्यप ने आयोजकों से शिव भक्तों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर भी दिया। वहीं उद्घाटन के दौरान श्रद्धालुओं और आयोजकों ने उनका स्वागत किया, जबकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा पूरे देश में भगवान भोलेनाथ का गुणगान कर रही है। हापुड़ जनपद में भी शिव भक्तों के ठहराव और स्वागत के लिए बहुत ही सुंदर सुसज्जित कैंप का आयोजन हमारे मित्रों ने मिलकर किया। उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला, और जिस प्रकार का इस कांवड़ कैंप में सुख सुविधाएं हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्तों की उपस्थिति है, खाने पीने ठहरने का प्रबंध है, बहुत ही आस्था के साथ हमारे एडवोकेट विनीत जी ने और इनकी टीम ने इस सारे प्रबंधन को अच्छे से संपन्न किया। मैं विनीत और उनकी टीम को बधाई देता हूं। और सावन का ये महीना विशेषकर सनातनियों के लिए बहुत ही पुण्य अर्जित करने के लिए, कांवड़ यात्रा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ऐसे समय में हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारे कैंप में जाने का अवसर मिलता है, तो अच्छा लगता है। और वैसे भी जब से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांवड़ यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, सनातनियों के मनोबल में वृद्धि हुई है। खुशी है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरठ में भोले के भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने के लिए आ रहे। यानी योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या भी बढ़ी है, सनातनियों में सनातन के प्रति विचार सम्मान बढ़ा है। अन्यथा तो हम लोगों ने वो दौर भी देखा
जब समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में होती थी, डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलती थी, कैंप लगाने की अनुमति नहीं मिलती थी। भगवान भोलेनाथ के भक्त गिरे हुए मनोबल से अपनी यात्रा को पूर्ण करते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है कि आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हमारे सभी कांवड़ यात्री उत्साह के साथ अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बनके अपने धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा का एक अनोखा शिविर इन दिनों चर्चा में है, जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से पिछले 20 सालों से लगाए जा रहे इस शिविर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के पैरों की मुफ्त मसाज और सेवा की जाती है। बता दें, लंबी दूरी पैदल तय करने से कांवड़ियों के पैरों में छाले, सूजन और दर्द हो जाता है। ऐसे में शिविर में गर्म पानी से पैर धोने, तेल की मसाज, पट्टी और प्राथमिक उपचार के साथ आराम की सुविधा दी जा रही है। साथ ही चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की गई है। व्यापारियों का कहना है कि शिव भक्तों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। देखिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा की एक खास रिपोर्ट। सहारनपुर के अंदर आपने काफी सारे शिविर देखे होंगे, लेकिन एक शिविर ऐसा भी लगाया गया जिसको आप देख सकते हैं। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ये निःशुल्क जो है 20वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस चिकित्सा शिविर के अंदर खास क्या है वो आपको हम दिखाएंगे कि इसके अंदर काफ़ी सारी जो भोले हैं उनकी जो मसाजर मशीनें रखी गई हैं, यानी कि पैरों को आराम देने के लिए। आप देख सकते हैं पैरों को आराम देने के लिए कई सारी मशीनें रखी गई हैं और सारी यहाँ पर मोबाइल चार्जर्स अलग से रखे गए हैं और दवाइयों का अलग से जो यहाँ पर रखी गई हैं दवाइयाँ भी। सीधी बात करेंगे, भाई जी परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम दीपक खेड़ है, मैं चेयरमैन युवा व्यापार मंडल से हूँ। भाई जी ये जो शिविर है कौन सा शिविर है और किस किस के द्वारा ये शिविर लगाया जाता है? इसमें जो मशीनें हैं ये किस तरह से लगाई गई हैं और कितनी मशीनें हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पिछले 20 वर्षों से निरंतर भोलों की सेवा में इस शिविर का आयोजन कर रहा है। हमारे महानगराध्यक्ष विवेक मनोचार्य जी के नेतृत्व में हमारे पास पिछले साल सिर्फ 6 मशीनें थी, जो कि भोले की कृपा से इस बार 21 मशीनें हो गई हैं। क्योंकि कांवड़ियों के लिए खाना हर जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका जो मेन परेशानी होती है दुखन और पैरों का दर्द, हम उनके दुखन और पैरों के दर्द को दूर करके उनकी यात्रा को सफल एवं सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो अपने गंतव्य की ओर हंसी खुशी पहुंच सके और उनको कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर से भी मसाज होती है, मेडिसिन मिलती है और हमने लगभग 600 मोबाइल का एक ही समय एक ही स्थान पर चार्जिंग का स्टेशन भी बना रखा है, ताकि क्योंकि सबकी जेब में इस मोबाइल है और चार्जिंग का पॉइंट नहीं मिलता है, तो हमने उसकी सहूलियत उनको दे रखी है। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्योंकि खाना अलग सभी जगह पर लगा जाता है, लेकिन ये अलग से मसाजर की और ये क्योंकि मेडिकल आपने देखा होगा मेडिकल कैंप भी काफ़ी लगे हुए हैं, ये अलग से आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है? एक्चुअली हमारे कुछ साथी अमरनाथ और वैष्णो देवी जाते रहते हैं और मैं भी किया था। जब हमने वहाँ पे रास्ते में मशीनें देखी चार्जिंग की, लेकिन वो पैसे लेकर और चार्ज लेकर करते थे, लेकिन हमने उसी काम को फ्री ऑफ कॉस्ट कांवड़ियों की सेवा के लिए दिया, क्योंकि अमरनाथ में मशीनें लगी हुई हैं और वैष्णो देवी में उसी से हमने प्रेरणा लेके ये काम किया। तो देखिएगा, फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मसाजर मशीन ये चल रही हैं और वे उधर की टीम बैठी हुई है जो कार्यकर्ता है यहाँ के शिविर के। कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं, मोबाइल चार्जर यहाँ पर लगाया गया है और अलग अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन सहारनपुर के लिए ये शिविर एक खास है क्योंकि यहाँ पर भोलों की मसाज की जा रही है। रामनगर के पंपापुरी पार्क में गेट लगाए जाने को लेकर करीब 2 साल से चला आ रहा विवाद आखिरकार प्रशासन की मध्यस्थता के बाद सुलझ गया है। बता दें, गेट की मांग को लेकर सभासद नवीन सुनेजा भूख हड़ताल पर बैठे थे। वहीं विरोध कर रहे परिवार ने डीजल लेकर खुद को घर में बंद कर लिया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद परिवार बाहर आया, दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। वहीं उनके समर्थन में स्थानीय लोगों ने भी धरना दिया। सभासद का कहना है कि गेट लगने से असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों की आवाजाही पर रोक लगेगी और पार्क की सुरक्षा बेहतर होगी। देखिए, आज से 2 साल पहले यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय वंदना सिंह जी आई थी। उनने यहाँ का निरीक्षण किया, कोसी तट का निरीक्षण किया। उनने यहाँ लोगों को देखा, उनने कहा जगह किसकी है? डीएफओ साहब ने कहा फॉरेस्ट की है। तो उनने कहा नगर पालिका ये को आदेश किया कि इसमें पैसा दें और बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए एक पार्क का निर्माण किया जाए। वो पार्क बन रहा है, वो पार्क में जो प्रस्तावित गेट है वो यहाँ पे लगना है। इतनी बाउंड्री होने के बाद इनके द्वारा
यहाँ पे गेट का विरोध किया जा रहा है। केवल एक परिवार है, बाकी आप देख रहे होंगे पूरा पंपापुर यहाँ पे 200-300 परिवार है, सब कह रहे हैं गेट लगाओ। केवल 1-2 परिवार ये हैं, इनको छोड़ के कह रहे हैं कि गेट मत लगाओ। इनका घर से गेट की दूरी 40 मीटर की है और 40 मीटर दूर गेट लग रहा है, तब भी इनको आपत्ति है। और फॉरेस्ट की ज़मीन में लग रहा है, वो फॉरेस्ट काम करा रही है। हमारी सबकी क्षेत्र की जनता की मांग है गेट लगाओ, उसमें क्या दिक्कत है। ये गायें आप पीछे देखेंगे, एक सीन भी लेना, पार्क गायों के लिए, उनके लिए नहीं है। यहाँ पे नर्सरी जाते हैं, नर्सरियों के लिए नहीं है। गेट लगेगा, नर्सरियों पे अंकुश लगेगा। ये कोसी में जाने का रास्ता है, कोसी में जाने से लोग डूबने से कोई घटनाएं होती हैं, उनसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए क्षेत्रवासियों की मांग थी कि यहाँ पे गेट लगे और पार्क में गेट होना चाहिए। ये विवाद पिछले मेरे ख्याल से 2 साल से चल रहा था और आए दिन यहाँ विवाद होते रहे हैं। पिछले 4 दिन से भी यहाँ विवाद होता आया है। तो आज चूँकि मौके पे हम लोग भी आए थे और पुलिस और एसडीओ साहब को भी बुलाया था, यू साहब को भी बुलाया था। तो चूँकि 2 पक्ष हैं, जो कुछ लोग तो ऐसे हैं चाहते हैं कि गेट लग जाए, कुछ ऐसे हैं कि गेट ना लगे। तो उसी गेट को लेके दोनों पक्षों से वार्ता की गई और चूँकि गेट जो आपत्ति कर रहे थे उनके घर के बहुत नज़दीक हो रहा था और उनका कहना ये था कि सारी गाड़ी की पार्किंग हमारे घर के सामने हो जाएगी। तो उनको समझाते हुए, दोनों पक्षों को समझाते हुए, जो गेट जहां गेट लगना था उससे 15 फीट हमने और आगे गेट लगवाने का निर्णय लिया है, जिसमें दोनों पक्ष की सहमति है। संबंधित जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो भी मौके पे है और उनको भी बता दिया है, उन्हीं की उपस्थिति में ये समझौता भी हुआ है। उनको बता दिया कि अपने ठेकेदार को इस तरह के डायरेक्शन देना है कि जो गेट है वो 15 फुट आगे लगेगा। दूसरा, उस गेट में कोई ताला वगैरह नहीं रहेगा, ताकि सभी लोग, भले ही घूमने वाला गेट लग जाए नीचे, कि सभी लोग आपका जो पार्क में आना चाहें, जब आना चाहें आ जाएं और चले जाएं। और जो दूसरा जो पश्चिम दिशा है उसमें भी एक छोटा गेट लगेगा, क्योंकि उस साइड भी लोग रहते हैं, तो वो भी पार्क में आ जा सके। तो उसी को लेकर समझौता हुआ है, दोनों पक्ष सहमत हैं और विवाद ऑलमोस्ट निपट गया है। रामनगर के टांडा मल्लू में 24 वर्षीय रवि सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है, जहां परिजनों ने एक महिला और पुरुष पर हत्या का शक जताया है। वहीं करनी सेनक ने परिजनों के साथ पिरुमदारा चौकी का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार की शाम रवि सैनी के बेहोश पड़े होने की सूचना परिजनों को मिली थी। मौके पर पहुंचे भाई ने रवि के होंठ और नाखून नीले पड़ने, शरीर अकड़ने और हाथ पर चोट के निशान होने की बात कही। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने पप्पू और एक महिला पर शक जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरा नाम जोनी कुमार है, जोनी सैनी, टांडा का रहने वाला हूँ मैं, टांडा मल्लू। और आज जैसे कि पता चला हुआ आप सबको कि मेरे भाई को जो है मर्डर उसके उसने, तो जिसके ऊपर आशंका है, मतलब कि जैसे कि हमें पता चला, जैसे पप्पू नाम का एक व्यक्ति था, वो मेरे घर पे आया करीबन 6 बजे के टाइम पे। 6 बजे आने के बाद में वो मेरे पापा से कहता है कि तुम्हारा जो लड़का है छोटा वाला, वो मेरे घर पे बेहोश पड़ा है, मतलब मेरे घर पे के पास में या मेरे घर पे बेहोश पड़ा है। तो पापा का तो एक्सीडेंट हो रखा था, पैर का जो है, पैर में जो है वो रखा है ऑपरेशन। तो पापा ने मेरे को फ़ोन करा कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, तुम जो है वहाँ पे देख के टांडा चौराहे पे, वो उसकी हालत ख़राब है, बेहोश की हालत में पड़ा है वो। तो मैं फैक्ट्री से आया, फैक्ट्री से आने के बाद में वो पप्पू मेरे घर पे था और उसने पप्पू ने बोला कि रिक्शा लेके चलो, क्योंकि वो रिक्शे में ही आएगा, वैसे नहीं आएगा, बाइक पे नहीं आएगा। तो मैं रिक्शा लेके जब उसके घर पर पहुंचा ऊपर, तो उसका जो होठ थे पूरे नीले हो रखे थे, शरीर अकड़ा पड़ा था, नाखून भी उसके पूरे नीले हो रखे थे और हाथ में कटिंग थी एक, और यहाँ पे एक निशान था इंजेक्शन का या काय का हो, यहाँ पे एक निशान था, निशान लगे हुए थे, खून की बूंद निकली, हल्की सी चिपकी हुई थी वहाँ पे। कट का निशान तो ये हाथ पे। वहाँ से हमने जो पप्पू ने जो है बोला कि घर ले जाओ या कहीं को भी ले जाओ या अस्पताल ले जाओ, मेरे बस की तो है नहीं ले जाना नीचे को, या अपने दोस्तों को फ़ोन करो वो लेके जाएंगे। तो मैंने एक अपने दोस्तों को फ़ोन करा, हमने फिर उठाया, रिक्शे में लेके गए। पप्पू बोला कि मैं तो नहीं जा रहा हूँ अस्पताल को, मैं अपनी दुकान पे जा रहा हूँ। तो हम ब्रजेश अस्पताल में लेके गए। ब्रजेश अस्पताल में जाने के बाद में जो है, जो वहाँ के डॉक्टर हैं अभिषेक जी, तो उन्होंने बोला कि इनकी जो है 3 घंटे पहले डेथ हो चुकी है। फिर उन्होंने बोला कि फिर अस्पताल, सरकारी अस्पताल में लेके जाओ,
रामनगर में, तो हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी यही बताया। किस पे शक है आपको? हमें इन दोनों पे, मियाँ बीवी पे शक है। ये जो लड़की है, हमें इसी पे ज्यादा शक जा रहा है हमारा। क्योंकि जो ये लड़की थी यहाँ पे, उसके घर पे ही, तो वो बोल रही है कि जो 2 बजे से यहाँ पे है, और उसका जो आदमी जो पप्पू था वो बोल रहा है कि ये अभी मेरे घर पे आया है, 6 बजे के टाइम पे मेरे घर पे आया है, और डॉक्टर कह रहा है कि 3 घंटे पहले मृत्यु घोषित कर दिया। आपने तहरीर दे दी पुलिस को? हाँ। खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल क्षेत्र में संचालित कुछ मेडिकल स्टोरों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इनका संचालन मुजफ्फरनगर से जारी लाइसेंस के आधार पर किया जा रहा है। मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें, आरोप है कि मुजफ्फरनगर के लाइसेंस पर हरिद्वार सिडकुल में मेडिकल स्टोर और क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो ये दवा लाइसेंसिंग नियमों के उल्लंघन का मामला हो सकता है। अब स्वास्थ्य विभाग की जांच और कार्रवाई पर सबकी नजर है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।